हेलो गाइस, ध्यान देते अगले वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्शंस ऑफ फिनॉल को खत्म कर दिया था और इस तरीके से हमारा फिनॉल भी अल्कोहल की तरफ फिनिश हो जाता है। अभी हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमारा इथर्स। अब इथर्स के अंदर भी हम अल्कोहल और फिनॉल की तरह इथर का क्लासिफिकेशन, उसके डेफिनेशंस, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर और रिएक्शंस ऑफ इथर एंड फाइनली अल्कोहल, फिनॉल और इथर तीनों के यूजेस देख के इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। तो अगले 2-3 वीडियो के बाद शायद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज इथर्स। भाई इथर्स की बात करेंगे। इथर की टोटल 4 डेफिनेशन है। कितनी? 4 डेफिनेशन। पहला वाला डेफिनेशन देख लो क्या है इथर्स का। तो पहले वाला डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन से कैसा डेफिनेशन आएगा इथर्स का, ध्यान देके बढ़िया से देखते हैं। भाई हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए हैं, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड ये सारे आते हैं। इसका एग्जांपल ले ले तो मान लो मीथेन, मैंने एग्जांपल ले लिया हाइड्रोकार्बन। अभी जो मीथेन है, इस मीथेन का इधर लिख देते थोड़ा सा। ये मीथेन आपका हाइड्रोकार्बन है। मीथेन आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन का मान लो एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूंगा तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। पहले 4 थे, अभी कितना है? 3 है। अगर इस मीथेन का मान लो एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस करा? या तो OR ग्रुप से या फिर OAR ग्रुप से। अब इस OR को और OAR को क्या कहते हैं? OR को कहते हैं अल्क ऑक्सी। OAR को क्या कहते हैं? एरलॉक्सी। ध्यान से देखना, ये आपका CH4 मीथेन हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन मैंने OR यानी कि अल्क ऑक्सी, अल्क ऑक्सी, R का मतलब अल्क, O का मतलब ऑक्सी। अगर हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन अल्क ऑक्सी ग्रुप से रिप्लेस होता है, या फिर हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन ARO का मतलब, AR का मतलब एरोमेटिक यानी कि अराइल ग्रुप, एरोलॉक्सी से अगर रिप्लेस होता है, ARO यानी कि एक हाइड्रोजन अगर एरोलॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस होता है, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? ईथर कहेंगे। तो गाइस ईथर के बारे में ध्यान से देखेंगे तो पहला डेफिनेशन क्या है हमारा ईथर का, तो इसके अंदर हम कहेंगे कि अगर हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन अल्कोक्सी ग्रुप से या फिर एरोलॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम ईथर कहेंगे। जैसे कि इसके अंदर मान लो कि एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया अल्कोक्सी। अल्कोक्सी क्या होता है? OAR ग्रुप। या फिर इधर एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया एरोलॉक्सी यानी कि OAR ग्रुप से। अल्कोक्सी यानी कि OR, एरोलॉक्सी यानी कि OAR। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम ईथर कहेंगे। इसमें R ग्रुप आप चाहिए तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो इसके अंदर मैंने R ग्रुप ले लिया CH3 और इसके अंदर AR मतलब एरोमेटिक रिंग आ जाएगी आपकी। ये ले लो आपकी एरोमेटिक रिंग आ गई, ये आपका बन गया ईथर। तो गाइस पहला डेफिनेशन क्या कहेंगे हम ईथर का? हम ईथर के पहले डेफिनेशन के अंदर कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन अगर अल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस होता है या फिर एरोलॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस होता है तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ये पहला चीज। दूसरा वाला डेफिनेशन ध्यान से देखना। अब दूसरा वाला डेफिनेशन है, इट इज अबाउट अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल एंड फिनॉल के बारे में आपको अल्कोहल और फिनॉल बहुत अच्छे से मालूम है। अल्कोहल में लिख देता हूँ क्या होता है अल्कोहल? ROH। एग्जाम्पल लिख देता हूँ CH3OH, ये आपका अल्कोहल है। फिनॉल लिख देता हूँ क्या होता है आपका? AROH। यानी कि अगर अल्काइल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप को अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और अराइल ग्रुप को अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो उन्हें हम अल्कोहल और फिनॉल कहते हैं। अल्काइल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो अल्कोहल, अराइल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो फिनॉल कहेंगे। तो फिनॉल का भी एग्जांपल लिख लेता हूँ गाइस। अब ध्यान देना बढ़िया से, बड़ा दूसरा डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फिनॉल के भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनको फोकस करना है। अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फिनॉल का भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनको फोकस करना है, मतलब यहाँ पर फोकस करना है अपने को। तो ध्यान से देखना क्या होगा। अगर मान लो अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H या फिर फिनॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H अगर रिप्लेस होता है या तो R से या फिर AR से। R का मतलब अल्काइल ग्रुप, AR का मतलब अराइल ग्रुप। यहाँ R से रिप्लेस कर देता हूँ तो देखो क्या कंपाउंड बनता है। तो गाइस आपका कंपाउंड बनता है CH3OR
देखो अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक H R से रिप्लेस करा तो CH3OR मिला, और इस R को मैं कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकता हूँ, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, तो मैंने मान लो कि मिथाइल ले लिया तो आपका इथर बना। और मान लो इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के H को अगर AR से रिप्लेस करा होता तो आपको मिला होता CH3O, ये ऐसा मिला होता, तो ये भी आपका क्या है, इथर ही है। या फिर फिनॉल के अंदर भी सेम, फिनॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक H अगर एक R से रिप्लेस करेंगे, फिनॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक H अगर एक R से रिप्लेस करेंगे तो भी आपको इथर मिलता है। और इधर भी देख लो, फिनॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक H अगर एक AR से रिप्लेस करेंगे तो भी तुमको क्या मिलता है, इथर मिलता है। इस R की जगह चाहिए तो कोई भी ग्रुप ले लो, मान लो मैंने CH3 ले लिया, उस AR की जगह तो एरोमेटिक रिंग ही लेना पड़ेगा। मान लो कि ये एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं, ये देख लो इस तरीके से। तो गाइस ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। इथर तुमको मालूम है जनरल फॉर्मूला इथर का क्या होता है, ROR। एक तो ऐसा हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन को दोनों तरफ दो अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन को दोनों तरफ दो अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन को एक तरफ अल्काइल ग्रुप तो एक तरफ अराइल ग्रुप, ऐसा भी हो सकता है। तो इथर का जनरल फॉर्मूला है हमारा ऑक्सीजन को दो अल्काइल ग्रुप, या फिर ऑक्सीजन को दो अराइल ग्रुप, या ऑक्सीजन को एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप, इस तरीके से रहेगा। दो डेफिनेशन हमने इथर की देखी गाइस। क्या डेफिनेशन है, पहला वाला है हाइड्रोकार्बन के बारे में, दूसरा अल्कोहल एंड फिनॉल के बारे में। पहला डेफिनेशन के अंदर हमने क्या कहा कि हाइड्रोकार्बन का एक H अगर अल्कोक्सी यानी कि OR ग्रुप से रिप्लेस होता है, या फिर एक H हाइड्रोकार्बन का एरलोक्सी यानी कि ARO से रिप्लेस होता है, तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इथर कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन का अल्कोहल एंड फिनॉल के बारे में था, जिसके अंदर हमने कहा अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और फिनॉल के भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और फिनॉल के भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अगर एक H ये अल्कोहल लिया CH3OH और फिनॉल लिया ये C6H5OH, एक H अगर मान लो एक R ग्रुप से रिप्लेस होता है, या फिर वही H एक AR ग्रुप से रिप्लेस होता है, तो भी जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इथर ही कहते हैं। इधर भी देख लो गाइस, फिनॉल के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक H अगर एक R ग्रुप से रिप्लेस होता है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक H अगर एक AR ग्रुप से रिप्लेस होता है, तो जो कंपाउंड बनता है उसे भी हम क्या कहते हैं, इथर ही कहते हैं। तो गाइस ये दो डेफिनेशन थी इथर्स की। अगली और दो डेफिनेशन है, काफी आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके फटाफट लिख लिया करो। अब अगला डेफिनेशन देख लो, तीसरे नंबर का डेफिनेशन है, और तीसरे नंबर के डेफिनेशन के अंदर क्या बोला, सिंपली बोला ये ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ वाटर के बारे में। अब देख लो ध्यान से, वाटर क्या होता है, H2O का स्ट्रक्चर ऐसे होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर है। सेम टू सेम इथर के अंदर है, ऑक्सीजन को दो अल्काइल ग्रुप लगे रहेंगे, या फिर दो अराइल ग्रुप लगे रहेंगे, या फिर एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप लगा रहेगा, और इसके पास दो लोन पेयर रहेंगे। मतलब देखा जाए तो दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, खाली फर्क इतना है कि ऑक्सीजन को वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन होते हैं, तो इथर के अंदर ऑक्सीजन को दो अल्काइल ग्रुप या फिर दो अराइल ग्रुप रहेंगे, या फिर एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप रहेगा। अब इसके अंदर क्या बोला, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ये जो इथर है इसको वाटर का ही ऑर्गेनिक डेरिवेटिव कंसिडर किया जाता है, और जिसके अंदर यह माना जाता है कि ऑक्सीजन को दो अल्काइल ग्रुप या फिर ऑक्सीजन को दो अराइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। हम क्या कहेंगे तीसरे डेफिनेशन के अंदर, तो गाइस हम कहेंगे ether may also be considered as a organic derivative of water. Ether may also be considered as a organic derivative of water in which two alkyl group or two aryl group are bonded to the oxygen atom. ये तीसरा डेफिनेशन था। गाइस चौथा डेफिनेशन तो क्या, बहुत ही आसान है। ईथर को कहते हैं R2O। R2O का मतलब ये ऐसा ईथर का स्ट्रक्चर, R2 मतलब दो बार आ रहे हैं ना, ये डाई अल्काइल ऑक्साइड, या फिर Ar2O यानी कि डायराइल ऑक्साइड। तो चौथा डेफिनेशन में कहेंगे ईथर में आल्सो भी कंसिडर एज अल्काइल ऑक्साइड और अराइल ऑक्साइड, अल्काइल ऑक्साइड और अराइल ऑक्साइड। तो गाइस ये चार डेफिनेशन थी ईथर्स की।
आई होप चारों डेफिनेशन आपने देख ली होंगी, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चारों डेफिनेशन को लिख लेना। पुराने बुक के अंदर बढ़िया दिया है, नया बुक के अंदर डेफिनेशन वगैरह नहीं दी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो पुराने बुक की भी चीजें हैं कुछ जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, वो भी पढ़ा रहा हूँ और नए बुक की भी पढ़ा रहा हूँ। एक तो नए बुक के अंदर बहुत शॉर्ट में करके दिया, कम कम चीजें दी है, तो उससे बहुत सारे पॉइंट कवर नहीं हो पा रहे, इसलिए पुरानी बुक की भी बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आपको दिखेगा, अभी आप जब पढ़ेंगे इसको बुक को, तो आपको पता चलेगा अरे सर ये तो नए बुक में है नहीं, फिर भी आपने पढ़ा दिया। तो काम की चीजें वेस्ट नहीं जाने वाली, इतना याद रखना भाई। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर हम पहले ही ले चुके हैं, अपने को मालूम है CH3O C2 CH3 ले लेते हैं, और ये CH3O C2H5 ले लेते हैं। इसमें देखो अब इस ऑक्सीजन को दोनों अल्काइल ग्रुप लगे, अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेंगे तो इसे सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, और ऑक्सीजन को लगे हुए दोनों अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट रहेंगे तो उसे असिमेट्रिकल या फिर मिक्स ईथर कहते हैं। तो दो टाइप में क्लासिफिकेशन होता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ईथर के अंदर ऑक्सीजन को दोनों अल्काइल या अराइल ग्रुप सेम है तो सिंपल ईथर है, और ऑक्सीजन को दोनों अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप डिफरेंट है तो आपका मिक्स्ड ईथर है। तो ये गाइस ईथर का क्लासिफिकेशन था जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब सीधा सीधा आएंगे हम ईथर की प्रिपरेशन के ऊपर। तो ईथर को बनाने के लिए टोटल पुराने बुक में 3 मेथड है, नए वाले में 2 है। मैं तीनों बता दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहली वाली जो मेथड है मैं लिख देता हूं। सबसे पहले टॉपिक देख लो हमारा क्या है। टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। भाई ईथर की प्रिपरेशन की मेथड याद रखना बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मेथड के ऊपर हर साल JEE में क्वेश्चन आता है। यू वोंट बिलीव, 3 ही मेथड है लेकिन उसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें गोली मार देता है और अपन आउट हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है इनकी। उसके अंदर कई सारी वेरिएशंस है, इसलिए ध्यान देके बढ़िया से देखना इसको। पहला मेथड है, अगर देखेंगे ईथर का प्रिपरेशन का, वो है फ्रॉम अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से हम ईथर बना देंगे। और इसी का दूसरा नाम है दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। नीचे लिख देता हूं, इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन क्या होता है, तो 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दो। एक मॉलिक्यूल का कुछ ले लो, दूसरे मॉलिक्यूल का कुछ ले लो, मतलब एक मॉलिक्यूल का OH ले लो, दूसरे मॉलिक्यूल का H ले लो, ऐसे करके वाटर निकाल दो, उसे हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। और दूसरा वाला मेथड है फ्रॉम अल्काइल हलाइड, और इसी का गाइस दूसरा नाम है, पढ़ा भी आपने, विलियम सन्स सिंथेसिस। उसके बाद तीसरा वाला जो मेथड है फ्रॉम अल्कोहल एंड डाइजोमीथेन। ये भी पढ़ा रहा हूँ, नए बुक में से निकाल दिया इसको, फिर भी बता रहा हूँ, काम में आ सकता है। एंट्रेंस में तो काम में आता ही है, पढ़ लेना, 2 मिनट का मेथड है। तो गाइस प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर अगर किसी ने पूछा कितने मेथड है टोटल, तो क्या बोलेंगे, टोटल अपने पास 3 मेथड है। पहला वाला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर फ्रॉम अल्कोहल आल्सो कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। दूसरी वाली मेथड का नाम है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड आल्सो कॉल्ड एज विलियमसन्स सिंथेसिस। तीसरी वाला मेथड का नाम है फ्रॉम अल्कोहल एंड डाइजोमीथेन। तीनों मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पूरा फोकस करके ध्यान से अच्छे से देखना, क्योंकि इनके अंदर एक्सेप्शनल केसेस भी होती है। अब बात करेंगे पहली वाली मेथड से, जिसका नाम है फ्रॉम अल्कोहल या आल्सो कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। बहुत सारे ट्विस्ट इस मेथड के अंदर दिखेंगे। कौन से ट्विस्ट है गाइस, ध्यान देके बढ़िया से देख लेते हैं। फ्रॉम अल्कोहल बोला, नाम के अंदर ही बता दिया सब कुछ। मैंने पहले आपको बताया कि मेथड का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर नाम में सब कुछ बोला कि फ्रॉम अल्कोहल बोले तो एक रिएक्टर तुमको क्या लेने का है, अल्कोहल। तो मान लो हमने अल्कोहल ले लिया, कौन सा लेते हैं, इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं या मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, जो भी है। चलो CH3 CH2OH ये ले लिया मैंने, कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब ये लेना पड़ेगा अपने को 2 बार। अब दूसरी बार भी जब ले रहा हूँ तो थोड़ा उल्टा करके लिख रहा हूँ, ताकि रिएक्शन का प्रोडक्ट हम आसानी से लिख सके। इसलिए ये इथाइल अल्कोहल और ये भी इथाइल अल्कोहल, मतलब कितने मॉलिक्यूल लिए इसके मैंने, 2 मॉलिक्यूल लिए इथाइल अल्कोहल के। जब मैं इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ तो इसका मुझे डिहाइड्रेशन करना है, और डिहाइड्रेशन हमने अल्कोहल के अंदर पढ़ा हुआ है। डिहाइड्रेशन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होते हैं, ऐसे डिहाइड्रेशन होता नहीं है। तो कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो या फिर H3PO4 ले लो। हमने देखा था अल्कोहल के अंदर 4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिख के दिए थे मैंने। हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 या फिर Al2O3
या फिर P2O5, ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जिनमें से अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए मोस्टली हम कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है तो एक मॉलिक्यूल का OH और दूसरे मॉलिक्यूल का H जाता है, यहाँ का OH गया, यहाँ का H चला गया, OH और H कंबाइन होकर क्या बना देगा, H2 बना देगा गाइस। तो ये CH3CH2 और ये OCH2CH3, ये देखो क्या प्रोडक्ट बनता है, CH3CH2O CH2CH3, यहाँ बचा था CH3CH2, यहाँ बचा था OCH2CH3 और यहाँ का OH और H कंबाइन होके क्या बना देगा, H2O। और अपने को जो प्रोडक्ट मिला नोमेनक्लेचर ईथर का मैंने पढ़ाया हुआ है स्टार्टिंग में, आई होप आपको याद होगा। ये इथाइल और ये भी इथाइल है, तो कितने बार इथाइल है, 2 बार है, तो मैं क्या नाम दूंगा इसको, डाई इथाइल, डाई 2 बार है इसलिए डाई इथाइल, और ईथर है इसलिए ईथर, डाई इथाइल 2 बार है इसलिए डाई इथाइल, और ओ है इसलिए ईथर। ये इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नाम अगर इसको देते हैं, आपको याद होगा, अगर भूल गए होंगे तो एक बार रिवाइज करके पहले वाले वीडियो देख लो। IUPAC नाम इसका क्या रहता है, तो इसमें पेरेंट कंसीडर करते कोई भी, मान लो ये वाला पेरेंट कंसीडर किया क्योंकि दोनों के अंदर कार्बन सेम है, जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं उसको पेरेंट कंसीडर करते हैं। मान लो इस वाले को पेरेंट कहा, तो फिर इधर वाला ग्रुप क्या, ईथ ऑक्सी, और पेरेंट में 2 कार्बन है इसलिए इथेन, ईथ ऑक्सी इथेन, ईथ ऑक्सी इथेन, तो ये इसका IUPAC नेम रहेगा। भूल गए होंगे तो एक बार देख लेना। ये फ्रॉम अल्कोहल वाली मेथड, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन वाली मेथड अभी हमने देखी। अब इसी को ये डायरेक्ट अगर हम मान लो कि इथर लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर दिया, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होकर वाटर निकल के अपने को इथर मिलेगा। गाइस ये मेथड अभी हमने देख ली है। ये अगर लेबोरेटरी में जाके आप परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये देख लो। सेम मेथड, एक्सपेरिमेंटल वे, मतलब एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में जाके अगर परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लेबोरेटरी के अंदर मैं CH3CH2 न लिखते हुए सीधा C2H5 लिख देता हूँ, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। लेबोरेटरी के अंदर 2 स्टेप में परफॉर्म होगी, कैसे होगी, तो इथाइल अल्कोहल की सबसे पहले रिएक्शन करेंगे तुम H2SO4 के साथ। अरे सर H2SO4 को देखो आपने कैसा लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4। मालूम है तुमको, पहले भी बता चुका हूँ H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इधर लिख देता हूँ, S डबल बॉन्ड O OH, और इधर भी क्या है आपका OH। और तुमको अच्छे से मालूम है H2SO4 ये बॉन्ड टूट जाता है, ये H प्लस और O माइनस देता है, क्योंकि H2SO4 एसिड है और एसिड अपना H प्लस डोनेट कर देगा। तो इस रिएक्शन के अंदर H2SO4 एसिड की तरह काम करके अपना H प्लस डोनेट करेगा। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने H2SO4 को किस मैनर में लिखा, H प्लस एंड OSO3H माइनस, ये देखो H प्लस एंड OSO3H, इस तरीके से। अब नेगेटिव ग्रुप को रिप्लेस करता है, पॉजिटिव ग्रुप को रिप्लेस करता है, यहाँ पर वही होगा, ये वाला नेगेटिव ग्रुप इस वाले नेगेटिव ग्रुप को रिप्लेस करेगा, OSO3H नेगेटिव ग्रुप OH को रिप्लेस करेगा, और क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपने को बताओ, तो C2H5 OSO3H। तो ये C2H5 इस OH की जगह पे क्या आ गया, OSO3H, और ये OH H के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, H2O। तो ये पहला स्टेप परफॉर्म हो गया। लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में दोनों को लेंगे। इक्विमोलर का मतलब दोनों के इक्वल मोल लेंगे, इसका और इसका इक्वल मोल में लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। तो ये अपने को पहली स्टेप के अंदर H2SO4 का OSO3H ग्रुप नेगेटिव ग्रुप है, अल्कोहल के OH को रिप्लेस करेगा और अपने को ये प्रोडक्ट देगा, और यहाँ का OH और H कंबाइन होके H2 बनाएगा। अब रिएक्टेंट के नाम लिख लेता हूँ गाइस। ये हमारा था इथाइल अल्कोहल, ये था सल्फ्यूरिक एसिड, और इसने क्या बनाया, इसने बना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसने बनाया हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बना दिया गाइस। अब ये जो पहली स्टेप में प्रोडक्ट मिलता है ये क्या करता है, तो अभी देख लो ध्यान से बढ़िया से। पहली स्टेप का प्रोडक्ट दूसरी स्टेप का रिएक्टेंट बनेगा C2H5 OSO3H, यानी कि आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगली स्टेप में दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना यहाँ, या पहला मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गया। अब जो बचा हुआ अल्कोहल है, अब बचा हुआ अल्कोहल दूसरे स्टेप में इसके साथ रिएक्ट होता है, ये वाला लिखा है आपने। इसके साथ कैसा रिएक्ट होगा, अब ये ध्यान से देखना, फिर से वही होगा, नेगेटिव ग्रुप को रिप्लेस करेगा। अब यहाँ पर ये वाला नेगेटिव ग्रुप इस वाले नेगेटिव ग्रुप की जगह पर आ जाएगा, और देखो क्या प्रोडक्ट मिलता है, C2H5 O, इस जगह पर
OC2H5 आ गया, और यहाँ से क्या निकला OSO3H, और ये H कंबाइन हो जाएगा और दोनों आपस में क्या बना देंगे H2SO4। फिर से अपने को ये डाई इथाइल ईथर मिल गया। तो गाइस किस तरीके से रिएक्शन किया, ध्यान से देखना। दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करो, तो एक अल्कोहल का OH और दूसरे अल्कोहल का H, यानी कि ऐसे वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, और CH3CH2 और ये OCH2CH3 कंबाइन होकर डाइथाइल ईथर देगा। ये तो रिएक्शन लिखने वाला तरीका हो गया। लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करना है, एक्सपेरिमेंटल तरीके से कैसे परफॉर्म करेंगे, इक्विमोलर अमाउंट में इथाइल अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे। इथाइल अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 को इक्विमोलर अमाउंट में लेने के बाद H2SO4 को मैं H+ एंड OSO3H- लिख रहा हूँ। OSO3H- ये नेगेटिव ग्रुप इस नेगेटिव ग्रुप को रिप्लेस करेगा और मुझे क्या प्रोडक्ट देगा, C2H5 OSO3H प्रोडक्ट देगा। और यहाँ से क्या है, अपना जो OH निकला इस H के साथ कंबाइन होकर H2 बना देगा। अगली वाली स्टेप के अंदर क्या आना, पहली स्टेप का जो प्रोडक्ट है ये दूसरी स्टेप का रिएक्टेंट बनेगा ये, और वो बचा हुआ जो अल्कोहल है, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना, उसमें से कुछ अल्कोहल पहली स्टेप में रिएक्ट होगा, कुछ बचेगा, तो बचा हुआ अल्कोहल के साथ ये पहली स्टेप का जो प्रोडक्ट है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये रिएक्ट होगा बचे हुए अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल का OC2H5 C2H5 OC2H5 ये ग्रुप इस ग्रुप को रिप्लेस करेगा और अपने को प्रोडक्ट देगा। अपने को C2H5 इस ग्रुप की जगह पे आएगा OC2H5, तो डाई इथाइल ईथर मिलेगा, और यहाँ का H और ये HSO3 कंबाइन होकर H2SO4 बनाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात देखना क्या है, ये जो सेकंड स्टेप में H2SO4 बना, ये दोबारा पहली वाली स्टेप में रिएक्ट होता है और फिर से बचे हुए अल्कोहल को इसमें और ये फिर इसमें कन्वर्ट होगा, फिर से ये बनेगा, फिर ये दोबारा पहली वाली स्टेप में बचे हुए अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा। तो ये प्रोसेस बार बार होती रहेगी। कब तक होती रहेगी, जब तक आपका पूरा का पूरा अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी। जब पूरा अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट हो गया, ये बन भी गया, तो इसको किसके साथ रिएक्ट होगा भाई, ये है ही नहीं, ये पूरा का पूरा ईथर में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो बन जाएगा ये इसके साथ रिएक्ट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि रहेगा ही नहीं, तो आपका रिएक्शन वहां पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस तब तक होते रहता है जब तक पूरा का पूरा अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट नहीं होता, और सेकंड स्टेप का H2SO4 दोबारा पहली स्टेप के अंदर इस्तेमाल होके वो पूरे के पूरे अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहती है ऐसे, इसलिए इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। और ये कब तक होता है, जब तक पूरा का पूरा अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक। तो गाइस ये थी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या है वो देखेंगे। एक चीज मैं लिखना भूल गया तो बता देता हूँ क्या है। ये यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये जब कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तब टेम्परेचर आपका 413 केल्विन होना चाहिए। अगर आप 413 केल्विन का टेम्परेचर रखेंगे तो ही आपका अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट होगा। अगर आपने टेम्परेचर इससे ज्यादा कर दिया तो कुछ और होगा, वो क्या होगा अभी बताता हूँ, लेकिन उसके पहले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट क्या बताया मैंने, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस रिएक्शन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होने की वजह से ये रिएक्शन को 413 केल्विन पर ही करना पड़ेगा। उससे ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारा बदल जाएगा। तो गाइस इसके अंदर इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। आप सारी चीजें लिख लिया करो क्योंकि बहुत सारी चीजें नए वाले बुक के अंदर आपको मिलेगी नहीं। थोड़ा बड़ा मैकेनिज्म है बट आसान है, वही अपने बेसिक कंसेप्ट ही लगाने हैं हमेशा की। पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ, जो हमारी मेन रिएक्शन है वो देख लेते हैं। रिएक्शन थी हमारी C2H5OH, कितने मॉलिक्यूल लिए थे हमने, 2। इसके साथ ट्रीट किया था कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे, और हमें क्या मिला था, यहाँ से ऐसा वाटर निकल गया था और हमें क्या मिला था, C2H5OC2H5, और ये जो आपका OH और H कंबाइन होता है ये क्या बना देता है, H2O बना देता है। तो अपने को इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर मिला था। अब इसका मैकेनिज्म गाइस ध्यान से देखना, 3 स्टेप का मैकेनिज्म, बहुत आसान मैकेनिज्म है। पहला वाला स्टेप देखते हैं मैकेनिज्म का, इंटरेस्टिंग स्टेप है। मैकेनिज्म की पहली वाली स्टेप के अंदर गाइस क्या होता है, तो सबसे पहली स्टेप के अंदर मैकेनिज्म के, अब ये अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ कर रहे हैं। अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं।
तो दो मॉलिक्यूल मैकेनिज्म के अंदर आएंगे। कैसे आते हैं ध्यान से देखना। अब सबसे पहली वाली स्टेप में एसिड तो मालूम है तुमको क्या करता है, एक रिएक्टेंट अल्कोहल है, दूसरा रिएक्टेंट एसिड है। एसिड अपना H+ डोनेट करेगा और अल्कोहल के ऑक्सीजन की क्या उठा लेगा, वो लोन पेयर। देख लो पहली वाली स्टेप में क्या होगा। तो पहली वाली स्टेप के अंदर ये C2H5OH मेरा अल्कोहल है, तुमको अच्छे से मालूम है। अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 शेयर कर लिए दो तरफ, 2 बॉन्ड बना लिए, बचे 4, मतलब 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब यहाँ क्या होगा, एसिड जो है अपना H+ डोनेट करता है, एसिड का H+ क्या कर लेता है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर उठा लेता है। मालूम है तुमको क्यों, क्योंकि जो एसिड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एसिड का जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये लोन पेयर उठा लेगा। अब ऑक्सीजन अगर अपनी लोन पेयर उठा लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर दो दे देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और इसने एक्सेप्ट करा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। गाइस किस तरीके से आता है देख लो भाई। तो ये C2H5OH है, यहाँ पे आपका H+ है, ये H+ ऑक्सीजन की लोन पेयर ले रहा है, ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर उसको डोनेट कर दी, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इसने एक्सेप्ट करा तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। हाइड्रोजन के ऊपर पहले प्लस था, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया। अब पहली स्टेप में क्या, अल्कोहल में H+ ऐड हुआ, तो पहली स्टेप का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है मैकेनिज्म में। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपने लिख देना। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पहली स्टेप में अल्कोहल के अंदर H+ ऐड होके प्रोडक्ट मिला, मतलब H+ ऐड होना मतलब प्रोटोनेशन होना, और H+ निकल जाना मतलब डीप्रोटोनेशन होना। तो हम क्या कहेंगे कि अल्कोहल के अंदर H+ ऐड होके अल्कोहल का प्रोटोनेशन हुआ। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना है पहली स्टेप के, अल्कोहल इज प्रोटोनेटेड, अल्कोहल इज प्रोटोनेटेड। आप लिख लेना अल्कोहल इज प्रोटोनेटेड। वीडियो पॉज कर लो, लिख लो बढ़िया से। अब बढ़ेंगे दूसरे स्टेप के अंदर। भाई अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे 2 थे, रिएक्ट कितना हुआ, 1। अभी भी कितने बाकी है, दूसरा मॉलिक्यूल अभी भी बाकी है। तो पहली स्टेप में एक मॉलिक्यूल के अंदर एसिड के H+ ने अटैक करके उसका क्या बना लिया, तो एसिड के H+ ने अटैक करके H+ अल्कोहल के अंदर ऐड हो गया, मतलब अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया। तो पहली स्टेप में अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया, ऐसा हम कह देंगे। ये पहला स्टेप हो गया। अब जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, पहली स्टेप का प्रोडक्ट दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट बनता है, तो उसको लिख लेता हूं। ये C2H5OH है, एक लोन पेयर गई, एक ही बची है। भाई दूसरे स्टेप के अंदर बराबर से देखना, दूसरे स्टेप के अंदर ये C2H5, एक सेकंड, पहली स्टेप का प्रोडक्ट दूसरी स्टेप का रिएक्टेंट बनेगा ना, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये देखो ऐसा, ये पहली स्टेप का प्रोडक्ट दूसरी स्टेप का रिएक्टेंट, और 2 अल्कोहल में से एक ही अल्कोहल हमारा रिएक्ट हुआ, अभी दूसरा अल्कोहल बाकी है तो दूसरा भी रिएक्ट होगा। ये दूसरा अल्कोहल भी ले लो, अब देखना क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला, जरा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से बराबर से देख लेना। ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, अब ये जो पहली स्टेप का जो प्रोडक्ट है ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है हमारा, ऐसा अल्कोहल जिसमें H+ ऐड हो चुका है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो गाइस ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये हमारा नॉर्मल अल्कोहल है, सिर्फ इसके ऊपर अटैक करेगा। कैसे करेगा देखो, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल इसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों करेगा, किस लिए करेगा, कारण देखो। पहले तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर H+ को दे दी, H+ को इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसका बॉन्ड बन गया, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, H+ का फायदा हुआ। नुकसान ऑक्सीजन का हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, और जिनकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है उनके ऊपर या तो माइनस चार्ज आना चाहिए या फिर न्यूट्रल रहनी चाहिए। अब वो है प्लस, जिस वजह से ये स्टेबल रहेगा नहीं। अब ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, अपना बॉन्ड तोड़ देता है। ये O और ये C का जो बॉन्ड है, O और C का जो बॉन्ड है ये तोड़ देता है अपनी तरफ बॉन्ड शिफ्ट करके। ये O की नेगेटिविटी C से ज्यादा है, तो बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो O के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। चाहिए तो मैं इसका स्ट्रक्चर स्प्लिट करके भी लिख देता हूँ। ये देखो, ये CH2CS लिखा जाएगा ना अलग करके। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो O और C का बॉन्ड है ये O की तरफ शिफ्ट हो जाता है। O और C का बॉन्ड O की तरफ क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि O के ऊपर प्लस चार्ज है, वो स्टेबल है ही नहीं। तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से इसके ऊपर माइनस आएगा, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, और बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, मतलब एक और लोन पेयर आ जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो उसको अलग लिख देता हूँ, H2 निकला। मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, साथ में बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन में से और एक लोन पेयर आ गए, पहले एक है और एक आ गई। ये देखो दूसरी लोन पेयर भी आ गई, H2 निकल लिया।
अब H2 निकल जाने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया हो गया, इसने अगर अपना बॉन्ड शिफ्ट करा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया होगा कार्बन के ऊपर, तो कार्बन प्लस रहेगा, तो ये इतना जो ग्रुप है आपका CH2 CH3, इसमें CH2 आपका प्लस है, इस CH2 प्लस को स्टेबल करने के लिए ये वाला जो अल्कोहल है ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करता है। क्या बन के अटैक करता है भाई, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये अपनी लोन पेयर इस CH2 प्लस के कार्बन को डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हम क्या कहेंगे सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ये जो हमारा अल्कोहल है ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है किसके ऊपर, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर। तो हम कहेंगे अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल का मतलब ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल बनके, न्यूक्लियोफाइल मतलब कौन, जो अपनी लोन पेयर डोनेट करता है, तो ये जो अल्कोहल है ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल किसके ऊपर हो रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर। ये हमारा ऐसा अल्कोहल है जो प्रोटोनेटेड है, जिसके अंदर ऑलरेडी H+ ऐड हो चुका है। तो हम सेकंड स्टेप में क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब देखो क्या होता है, अब यहां से तो मालूम है ये निकल गया, H2 हो गया बाहर, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया था, तो इसको एज इट इज लिख देता हूँ CH2 CH3 और ये प्लस चार्ज है इसके ऊपर, और ये बॉन्ड शिफ्ट होने से प्लस चार्ज आ गया। अब ये वाला अटैक कर रहा है वहां पे, अब देखो ये कैसे अटैक करता है, तो इसको लिख देता हूँ C2H5 OH, और इसके पास कितनी लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, ये C2H5 OH, ये देखो OH को नीचे दिखा दिया। ये अपनी लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ये ऑक्सीजन अगर अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा तो डोनेट करने से ऑक्सीजन पे प्लस, और इसने एक्सेप्ट करा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा। ये CH2 के कार्बन पे पहले प्लस था, माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ भाई, कैंसिल हो गया और ये बन गया। फायदा किसका हुआ, इस कार्बन का फायदा हो गया, क्योंकि उसका प्लस चार्ज भी कैंसिल हो गया और उसके 4 बॉन्ड भी हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नुकसान किसका, ऑक्सीजन का। क्या नुकसान हुआ, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, उसके ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए था या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए था, वो प्लस चार्ज आया, जिस वजह से वो स्टेबल रहेगा नहीं। तो सेकंड स्टेप के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना, यहाँ लिखना न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, लिखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, किसके ऊपर अटैक करा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर। खाली इतना लिख लो सेकंड स्टेप के डिस्क्रिप्शन में। अब ये सेकंड स्टेप का जो प्रोडक्ट है, थर्ड स्टेप का क्या बनता है, रिएक्टेंट। तो थर्ड स्टेप में कैसा रिएक्टेंट बनेगा, देख लो, C2H5 OH, ये आपका CH2 CH3। अब ये क्या करता है स्टेबिलिटी के लिए, एक कर्जा है इसके ऊपर। कर्जा क्या है कि इसने पहली स्टेप में एसिड का H+ लिया ना, वो वापस करना है, और दूसरा ये O के ऊपर प्लस चार्ज है तो स्टेबल भी नहीं है, कर्जा भी उतारना है, स्टेबल भी होना है। तो उसके लिए क्या करेगा, ये OH का जो बॉन्ड है अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और H का बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट होने से O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस देखो क्या मिलता है, ये अपने को मिलेगा C2H5 O, ये CH2 CH3, और यहां से क्या निकला, एसिड का H+। और ऑक्सीजन के पास पहले एक लोन पेयर थी, बॉन्ड शिफ्ट होने से नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, और साथ में और एक लोन पेयर आ जाएगी, और अपने को C2H5 O CH2 CH3, मतलब ये डाइथाइल ईथर मिला, डाइथाइल ईथर मिल गया। तो गाइस इस तरीके से मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ गया होगा, और वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, और कोई डाउट होगा तो एक बार फिर से देख लो। तो हम क्या कहेंगे गाइस, पहली स्टेप के अंदर क्या हुआ मैकेनिज्म है, पहली स्टेप के अंदर ये दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर H+ ऐड होकर प्रोडक्ट मिला, मतलब अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरे स्टेप के अंदर जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, दूसरा 2 अल्कोहल है, दूसरा जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक कर रहा है प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर। प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर O और C का बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होकर वाटर निकल जाता है, इसके ऊपर प्लस आता है, इस प्लस को स्टेबल करने के लिए ये अल्कोहल अपनी लोन पेयर देता है, लोन पेयर डोनेट करने वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए ये अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर, और ये प्रोडक्ट बन रहा है। और सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट तीसरी स्टेप का रिएक्टेंट रहेगा, जिसके अंदर O और H का बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि O की नेगेटिविटी ज्यादा है, साथ में O के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, कैंसिल करने से यहाँ से H+ निकल जाएगा और अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा। और तीसरी स्टेप का डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, H+ निकला, भाई H+ अगर ऐड होता है तो प्रोटोनेशन हो गया, अगर तीसरी स्टेप से H+ निकल रहा है तो डीप्रोटोनेशन। क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन। तो तीसरी स्टेप के अंदर कहना है कि अल्कोहल का डीप्रोटोनेशन होके
अपने को ईथर मिल रहा है। तो लिखना है यहाँ पे डी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, लिखो डी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, लिखो डी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ऐसा हो जाएगा। ये गाइस पहला वाला मेथड है। अब इसके 3 लिमिटेशंस हैं, 3 लिमिटेशन बता रहा हूं, ध्यान देके देखना, नए बुक के अंदर दिया हुआ नहीं है। पहला लिमिटेशन देख लो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला वाला लिमिटेशन है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। मैं पहले बता चुका तुमको, ये आपका मान लो कि ये C2H5 OH C2H5 अल्कोहल, 2 बार लिखने की जरूरत। अगर इस रिएक्शन को हम कितने टेम्परेचर पे करते हैं, 413 टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करूंगा, यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है, यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाता है, H2 निकला और अपने को मिलता है C2H5 O C2H5 और वाटर। और सेम ही रिएक्शन अगर मान लो सेम ही रिएक्शन अल्कोहल, अब 2 मॉलिक्यूल की जगह एक ही लिख लेता हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही कर रहा हूँ लेकिन 443 केल्विन पे कर रहा हूँ, तब यहाँ पे भाई डिहाइड्रेशन नहीं होता। अब ये देखो एक थोड़ा ट्विस्ट है इसके अंदर, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, बहुत गलतफहमी में हम जीते इस रिएक्शन को लेकर। अब ध्यान से देखना ट्विस्ट क्या है। अगर आपको याद होगा तो मैंने जो एक्सपेरिमेंटल तरीके से रिएक्शन को किया, एक्सपेरिमेंटल तरीके से, पिछले यही रिएक्शन को जब मैंने एक्सपेरिमेंटल वे में लिखा, तब आपको याद होगा सेकंड स्टेप में, अगर भूल गए होंगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले लो और उसके अंदर देख लो कि जब एक्सपेरिमेंटल वे में रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे थे तो सेकंड स्टेप में OSO3H ग्रुप को अल्कोहल का OC2H5 ग्रुप रिप्लेस करा था। मैं लिख देता हूँ, ये सेकंड स्टेप क्या था वहां पे, OSO3H और अल्कोहल का हमारा ये वाला ग्रुप रिप्लेस करा था। सेकंड स्टेप एक्सपेरिमेंटल वे का, तो ये अल्कोहल जो पहली स्टेप के अंदर अपने को इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल रहा था, उसका OSO3 ग्रुप को अल्कोहल का C2H5O ग्रुप से रिप्लेस करा था। और क्या प्रोडक्ट आ रहा था हमारा, C2H5O C2H5, मतलब ये इसको सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट दे रहा था। तो याद क्या रखना, देखना, जब अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे करते हो तब वहां पे होता है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन से मिलता है तुमको ईथर। याद रखना, बड़ा गलतफहमी में जीते हम इसको लेकर। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन 413 केल्विन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं तब वहां पे सब्स्टिट्यूशन होकर ईथर मिलता है। लेकिन अगर उसी अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे 443 पे अगर किया जाए तब वहां पे डिहाइड्रेशन ओके, या फिर कह सकते हैं कि एलिमिनेशन होता है। डिहाइड्रेशन कहना सही नहीं रहेगा, तब वहां पे एलिमिनेशन होता है। और एलिमिनेशन कैसा तुमको अच्छे से याद होगा, एलिमिनेशन हमने पढ़ा हुआ है, इसको लिखता हुआ ऐसा, जिसमें जिस कार्बन पे OH लगा है उसको अल्फा और उसके बाजू वाले को बीटा, अल्फा से OH और बीटा से H निकलता है और अपने को देखो क्या प्रोडक्ट मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2। तो पहला लिमिटेशन क्या याद रखना है, अल्कोहल की रिएक्शन 413 केल्विन पे कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ की जाए तो सब्स्टिट्यूशन होके तुमको ईथर मिलता है। और वही अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर 443 केल्विन पे किया जाए तब एलिमिनेशन होता है, मतलब अल्फा से OH और बीटा से H निकल के तुमको अल्कीन मिलता है। तो दिस इज अ डिफरेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, 413 केल्विन पे करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होके ईथर मिलेगा, 443 पे करेंगे तो एलिमिनेशन होके अल्कीन मिलेगा। ये पहला लिमिटेशन इस रिएक्शन का। गाइस दूसरा रिएक्शन का लिमिटेशन बता रहा हूं, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। इस रिएक्शन के अंदर हमेशा याद रखना तुमको ईथर बनाने का है और वो ईथर सब्स्टिट्यूशन से बनने वाला है। ईथर बनाना, ईथर सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, इसलिए याद रखना हमेशा। अब देखो 3 अल्कोहल लिख रहा हूं, पहला लिखा, ये दूसरा हो गया और गाइस ये तीसरा लिख देता हूं। अब देखो तुमको एक चीज तो मालूम है, मुझे बताओ किसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मतलब बल्कि ग्रुप ज्यादा है। ये हमारा टर्चरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है। टर्चरी अल्कोहल में 1 2 3 बल्कि ग्रुप है, सेकेंडरी में 1 और 1 2 ही है, प्राइमरी के अंदर 1 ही है।
तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर बल्कि ग्रुप कम है, इसलिए OH को सब्सटीट्यूट करना आसान होता है और ईथर बनाना आसान होता है। सेकेंडरी के अंदर 2 बल्कि ग्रुप और टर्चरी के अंदर 3 बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये OH और ये वाला OH आसानी से सब्सटीट्यूट होता नहीं है। इसलिए इस रिएक्शन के अंदर हमेशा याद क्या रखना है कि अल्कोहल कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी ही होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसमें बल्कि ग्रुप कम रहेंगे, सब्सटीट्यूशन आसानी से हो जाएगा और अपने को ईथर प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप अल्कोहल सेकेंडरी या टर्चरी लेते हो, तब वहां पे आसानी से सब्सटीट्यूशन होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर बल्कि ग्रुप ज्यादा होने से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा और वहां पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की जगह एलिमिनेशन रिएक्शन होके अल्कीन बनेगा। तो दूसरा लिमिटेशन क्या है गाइस? दूसरा लिमिटेशन इस रिएक्शन का कि अल्कोहल प्राइमरी होना चाहिए तभी सब्सटीट्यूशन हो पाएगा और आपका ईथर बनेगा। अगर अल्कोहल सेकेंडरी या टर्चरी है तब आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तब आपका कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन और अल्कीन बनेगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके देख लो। इस रिएक्शन के अंदर हम R अब इसमें देखो फर्क क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो सिंपल ईथर, ये एक डिफरेंट है दूसरा डिफरेंट है तो मिक्स ईथर, और ये दोनों के दोनों सेम है तो अगेन सिंपल ईथर। ये रिएक्शन स्पेसिफिकली सिंपल ईथर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस रिएक्शन की मदद से हम मिक्स ईथर बना सकते नहीं है। अगर मान लो खुदा न खास्ता हमने ये 2 अल्कोहल डिफरेंट ले लिए, एक ले लिया मैंने CH3OH मिथाइल अल्कोहल, एक ले लिया इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे मिक्स ईथर बनेगा, साथ में सिंपल ईथर भी बनेगा। अब देखो कैसे बनते हैं वो भी बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है तीसरा वाला जो लिमिटेशन है भाई बढ़िया से देखना क्या है लिमिटेशन। मान लेते कि मैंने ये ले लिया CH3OH एक अल्कोहल ले लिया और दूसरा मैंने ले लिया ये वाला दूसरा ले लिया। तो देखना भाई ट्विस्ट क्या है इसके अंदर, एक मिथाइल अल्कोहल एक आपका इथाइल अल्कोहल। तो होता क्या है, ये एक ही तो मॉलिक्यूल रहेगा नहीं रिएक्शन करते समय, इसके कई सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, इसके भी कई सारे मॉलिक्यूल रहेंगे। तो होता क्या है, इसका मिथाइल अल्कोहल का और इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल आपस में डिहाइड्रेट कर जाते हैं और ये अपने को देते हैं CH3OC2H5 और वाटर। अब इसी का एक मॉलिक्यूल है, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल देख लेते कैसे, CH3OH और अगेन CH3OH। क्योंकि हम जब रिएक्शन करेंगे तो कंटेनर में चुन के ऐसा एक मॉलिक्यूल तो नहीं डालेंगे ना, इसका और इसका एक मॉलिक्यूल नहीं डालेंगे, ऐसे मिक्स करेंगे मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, तो हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो जाएंगे। उस समय क्या होगा भाई, इसका एक मॉलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के आपस में अलग अलग एक मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होकर ईथर बनेगा। फिर क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल का ही मॉलिक्यूल, सॉरी इधर मिथाइल अल्कोहल लिखना था, मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल का ही मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल आपस में डिहाइड्रेट होके ये अपने को क्या बना के दे रहे हैं, CH3OCH3 और वाटर बना के दे रहे हैं। और लास्टली अगर देखा जाए फिर से इसका भी 2 मॉलिक्यूल, ये आपका C2H5OH एंड अगेन आपका OH C2H5, अगेन इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में डिहाइड्रेट होते हैं और क्या बना के देंगे, C2H5O और वाटर। देखो तीसरा लिमिटेशन क्या है, ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब भी हम मिक्स ईथर बनाने की कोशिश करेंगे, अगर अपने को मिक्स ईथर बनाना है तो दोनों अल्कोहल डिफरेंट लेने पड़ेंगे, वही 413 केल्विन पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस पे तीनों रिएक्शन करेंगे। अगर मान लो मुझे मिक्स ईथर बनाने का है तो दोनों अल्कोहल मैंने डिफरेंट वाले ले लिया। अगर मैं मिक्स ईथर बनाने के लिए दोनों अल्कोहल डिफरेंट लेता हूँ तो उस केस में क्या होता है, मिक्स ईथर तो बनता है, साथ में 2 सेम वाले अल्कोहल के मॉलिक्यूल ट्रीट होके अपने को सिंपल ईथर और दूसरा भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल आपस में ट्रीट होके सिंपल ईथर, तो सिंपल ईथर के साथ साथ मिक्स ईथर मिलता है। तो इसमें 1 2 3 ईथर का मिक्सचर मिलता है। और क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर अगर हम मिक्स ईथर बनाने जाएंगे तो मिक्स के साथ सिंपल यानी कि ऐसे 3 ईथर का मिक्सचर बनेगा, इसीलिए ये रिएक्शन मिक्स ईथर बनाने के लिए सुटेबल नहीं है। तो गाइस मिक्स ईथर बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन सुटेबल है तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो गाइस इसके 3 लिमिटेशन कौन से बताए, पहला लिमिटेशन बताया कि रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है, 413 केल्विन पे करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होकर ईथर बनेगा, 443 पे करेंगे तो एलिमिनेशन होकर अल्कीन बनेगा। दूसरा लिमिटेशन बताया कि अल्कोहल प्राइमरी होना चाहिए,
क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के अंदर बल्कि ग्रुप कम होते हैं, इसलिए आसानी से सब्सटीट्यूशन होकर तुमको इथर मिलता है। और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल लिया तो डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन होकर अल्कीन बनेगा। तो इसलिए अल्कोहल प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्सरी के साथ डिहाइड्रेशन होगा, अल्कीन बनेगा। तीसरा लिमिटेशन क्या बताएं कि सिंपल इथर बनाने के लिए मेथड बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप मिक्स इथर बनाने की कोशिश करेंगे तो मिक्स इथर बनाने के लिए मेथड बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ 2-3 और इथर बन जाते हैं, मिक्सचर ऑफ इथर बनता है, फिर उस मिक्सचर ऑफ इथर में से हमारा मिक्स इथर सेपरेट करना मुश्किल होता है। इसलिए ये 3 लिमिटेशन सारा लिख लेना, जानकारी बहुत सारी नई बुक के अंदर नहीं दी है, मैं एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ, लिख लिया करो इसको, वीडियो को पॉज किया करो, लिख लिया करो। इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगले वीडियो के अंदर अगली मेथड्स देखेंगे आप। थैंक यू सो मच।